मैं कोशिश करूँगा कि जो भी कंटेंट बनाऊँ वो बहुत ही आसान भाषा में इसे समझाऊँ और हम अपनी खुद की भाषा में ही ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि मेरा जो पूरा पर्पज़ है ये वीडियो बनाने का वो ये है कि किस तरीके से जो अभी का जो टाइम चल रहा है और जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का यूज़ करके प्रोग्रामिंग्स हो रही है और वो प्रोग्रामिंग्स का जो क्वालिटी है वो पिछले 1 साल से, बिकॉज मैं पिछले 1.5-2 साल से, करीबन मैं 2 साल से इस चीज़ में इन्वॉल्व हूँ और इस चीज़ को सीख रहा हूँ। तो पूरी जर्नी मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो भी मैंने सीखा है मैं सिर्फ उसको साझा करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। और कुछ भी ऊपर नीचे हो, क्योंकि मैं तो अपने आप को अभी भी ओडू कंसल्टेंट ही मानता हूँ, लेकिन मैं ओडू कंसल्टेंट के प्रोस्पेक्ट में ही कैसे मैं जो प्रोग्रामिंग टूल हैं जो काफ़ी अच्छे हैं अभी के लिए, और कैसे मैं उनका यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी को मैं कैसे बढ़ा पा रहा हूँ, और किस तरीके से मैं अभी के टाइम में जो लेटेस्ट अभी जो यूज़ हो रहा है और जो अभी के जो वर्ज़न है उसमें मैं जो बेस्ट प्रैक्टिस है मैं उसे साझा करूँगा। और आपको अगर अच्छा लगे तो आप भी उस चीज़ को रिपीट कर सकते हैं और उसमें और ज़्यादा अपने हिसाब से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा तरीका है। लेकिन हर डेवलपर का, हर सीनियर डेवलपर का, क्योंकि आज का जो मेरा पर्पज़ है वीडियो बनाने का वो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि दो प्रोस्पेक्ट होते हैं। पहला प्रोस्पेक्ट होता है कि ओडू जो फ्रेशर है, जो अपनी मास्टर डिग्री या इंजीनियरिंग करने के बाद अपने आप को ओडू के अंदर अपना करियर चालू करना चाहता है, तो वो एक प्रोस्पेक्ट अलग है। उस प्रोस्पेक्ट पे मैं अभी कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन उसका छोटा मोटा मैं आइडिया दे दूंगा यहाँ पे, और ज़रूरत पड़ेगी तो उसका हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी का जो वीडियो का पर्पज़ ये है कि जो लोग ओडू में पिछले 2.5-3 साल से काम कर रहे हैं और जिनको ओडू की प्रोग्रामिंग का नॉलेज अच्छा खासा है, मतलब उनको ओडू के सर्वर साइड फ्रेमवर्क के बारे में भी पता है, फ्रंट एंड के बारे में पता है, और पूरा ओडू का पूरा, और इवन द फंक्शनल नॉलेज भी है उनको साथ साथ में, क्योंकि पॉसिबल है कि फंक्शनल नॉलेज जो होता है वो एक्सपीरियंस के साथ आता है और उसमें 5 से 7 साल मिनिमम लग भी सकते हैं, डिपेंड ऑन कि वो किस इंडस्ट्री में फोकस करके कहाँ इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। बट अभी का जो कंटेंट है वो स्पेसिफिक टू हाउ टू यूटिलाइज, कैसे हम अभी का जो टाइम चल रहा है उसका यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। यहाँ पे ज़रूरी है कि सवाल उठता है क्यों, वाई, क्यों ज़रूरत है, जो चल रहा है उसे चलने दें, पर जो चल रहा है वो चलने दें, वो अपनी सोच है और उस अनुसार वो चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं और किस तरीके से उसमें अपना प्रोडक्टिविटी को इवेल्यूएट करते हैं, यानी खुद सेल्फ इवेल्यूएट करते हैं, तो ये चीज़ शायद उनको बहुत ज़रूरी काम लगेगी। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन या कुछ सवाल मैं खुद पूछूंगा और उनका कोशिश करूँगा, क्योंकि ये एज एक डेवलपर है जो 3 या 4 साल का डेवलपर है और वो चारों ओर देख रहा है, और क्योंकि अभी प्रॉब्लम इन्फॉर्मेशन की नहीं है, अभी इन्फॉर्मेशन है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उसमें से आपको कौन सी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन ही आपको लेनी है, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ नॉइसेस आर देयर। तो आप सभी नॉइस को तो एक्सेप्ट कर नहीं सकते, आपको सिर्फ उस चीज़ को फोकस करना है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, और मैं उसी चीज़ पे फोकस करता हूँ जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो मैं बस अपनी प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड ही बात करूँगा कि मैंने अपने आप के किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव किया, कोशिश की, और अभी भी जारी है वो कोशिश। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, बिकॉज मैं अभी भी आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ। तो क्या है, व्हाट आर द ब्लॉकिंग पॉइंट्स रिलेटेड टू ओडू प्रोग्रामिंग। ओडू प्रोग्रामिंग किसी को भी करना है तो क्या क्या ब्लॉकिंग पॉइंट्स है। सो नॉर्मली 3 या 4 साल का जो भी बंदा होता है उसे सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग आसानी से कर सकता है, पर वेब प्रोग्रामिंग में वो और उसके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि वो कितना वेब प्रोग्रामिंग में अपने आप को डेवलप करे, जावास्क्रिप्ट में डेवलप करे और फ्रंट एंड पे डेवलप करे। पर अभी के जो एआई टूल्स हैं जिस हिसाब से प्रोग्रामिंग और फ्रंट एंड करके दे रहे हैं,
तो इवन जो 3 साल का बंदा है या 4 साल का बंदा है जिसे सर्वर साइड और पाइथन आता है, वो भी फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग कर सकता है कंप्लीटली टेस्टिंग के साथ। उसमें टेस्टिंग भी आ गया, सब कुछ आ गया। और एफिशिएंसी कैसे, व्हाट काइंड ऑफ एफिशिएंसी इज पॉसिबल, कितनी एफिशिएंसी के साथ कर सकता। तो मैं कहता हूँ कि एफिशिएंसी 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम्स भी एफिशिएंसी हो सकती है। मतलब कि हर डेवलपर अगर एक फ्रेमवर्क पे काम करे और उस फ्रेमवर्क को वो, जैसा कि हम जो भी फ्रेमवर्क पे काम करते हैं हमारे माइंड में उस फ्रेमवर्क को स्टोर करके रखते हैं, पर अभी का जो समय आ गया वो ये आ गया है कि आपका फ्रेमवर्क आपके माइंड से बाहर निकाल के आप उसे एक अलग नोट्स में, एक डॉक्यूमेंट्स में स्टोर कर सकते हो, और फिर वो फ्रेमवर्क को आप एआई एजेंट को दे दोगे तो एजेंट वही फ्रेमवर्क को फॉलो करेगा। मतलब अल्टीमेटली फ्रेमवर्क तो आपका ही है, लेकिन आप उसको एक जगह स्टोर करके दे रहे हो और वो उस फ्रेमवर्क को फॉलो करेगा। तो उससे क्या होगा, उससे आप दूसरी जगह फोकस कर पाओगे, जहां आपको देना चाहिए टाइम वहां दे पाओगे, आप फैमिली को टाइम दे पाओगे और दूसरी चीज़ों पे भी टाइम दे पाओगे, नई चीज़ें सीखने पे अपना टाइम स्पेंड कर पाओगे, और काफ़ी सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस है जो मैं खुद कर रहा हूँ। तो मैं बस यही कह सकता हूँ। तो मैं इसी फ्रेमवर्क पे काम कर रहा हूँ कि कैसे अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएं। और ये ज़रूरत क्यों है, वाई यू नीड इट, इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों करने की ज़रूरत है। सबलाइन में जैसे मैं चल रहा है वैसे चल सकता हूँ जो, बट हमें जो समय, क्योंकि मैंने भी पिछले 20 साल में पूरी जर्नी देखी है कि हमने जैसे कोबोल में और असेंबली लैंग्वेज से हमने भी जर्नी देखी है कि वो लैंग्वेज के अंदर भी इम्प्रूवमेंट आता गया है। धीरे 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 हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आता गया है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोर इंग्लिश फ्रेंडली हो गई है, और अब वो पूरी जो लैंग्वेज है वो प्योरली इंग्लिश वाली हो गई है। मतलब आप आपका कंटेंट इंग्लिश में लिखो, और जो एजेंट हैं वो इतने स्मार्ट और इतने ट्रेंड हो चुके हैं कि वो इसको आसानी से 90 से 95% या 90 to 95% तक की एक्यूरेसी के साथ आपको रिजल्ट देना चालू कर देंगे। तो ये चीज़ हो रही है और रिजल्ट भी बता रहे हैं, पर उसका एक्यूरेसी और उसको वो कर रहा है कि सही कर रहा है गलत कर रहा है, उसके लिए तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। और नॉर्मली क्या होता है कि इसके वे है, मेथड, क्योंकि नॉर्मली कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो नई टेक्नोलॉजी के साथ उससे रिलेटेड उसके लिमिटेशन भी होते हैं और मेरिट्स भी होती है। आप लोगों को दोनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि आप मेरिट्स को ध्यान रखो और मेरिट्स पे फोकस करो, और जो डीमेरिट्स हैं उनको किस तरीके से आप कम कर पाओ, कितना कम कर पाओ, विथ रेफरेंस ऑफ आपके खुद के ज्ञान से, अपने खुद के नॉलेज से, खुद के एक्सपीरियंस से। तो वो बहुत ज़रूरी है। डेवलपर नीड्स टू फोकस सम अदर इम्पोर्टेंट एनालिटिक्स। तो ये चीज़ें ये पॉइंट मैं खुद डेवलपर को भी बोलता हूँ, मेरे जो भी टीम के मेंबर्स हैं, कि वो लोग अगर अपना काम एआई एजेंट थ्रू करवा लेंगे तो वो फोकस कर पाएंगे क्वालिटी एश्योरेंस पे, उसको प्रॉपरली देख पाएंगे, और ये चीज़ सीनियर डेवलपर ही कर पाएंगे। फ्रेशर के लिए पूरा फ्रेमवर्क अलग है। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये फ्रेमवर्क सिर्फ और सिर्फ 3+ साल के जो डेवलपर हैं उनके लिए अप्लाई होता है। फ्रेशर के लिए पूरा अलग फ्रेमवर्क है। तो जो डेवलपर सीनियर हैं उन लोगों के लिए क्या महत्व है कि ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से बन जाएंगी। तो किसी और के कोड को, क्योंकि एआई भी कोड ही करेगा, तो उस कोड को समझना, उसको ऑब्जर्व करना और उसमें अपना बिजनेस लॉजिक मैप करना जो आप चाहते हो, और जो एनालिटिकल स्किल आपने सीखी है उस स्किल का यूज़ करके आप कैसे काम करवा सकते हो, अपना डेवलपमेंट करा पाते हो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैं समझ रहा हूँ जो जितने डेवलपर को मैं जानता हूँ, जिनके साथ मैंने काम किया है, यहाँ पे वो एक ब्रिज है, एक गैप है, जिसको मैं इस वीडियो के माध्यम से उसको थोड़ा बहुत फिल करना चाहता हूँ। बस मेरा पर्पज़ यही है। बाकी जो मैं कर रहा हूँ वो तो मैं करता रहूँगा। मैं अपनी लर्निंग साइड को आई विल इम्प्रूव इट एज इट इज़ वे। तो अभी के लिए क्या है कि आप लोगों को जो बेस फंक्शनलिटी है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ओडू खुद कितना वर्जन ओरिएंटेड में प्रोवाइड करता है। क्योंकि मैं ओडू कंसल्टेंट हूँ तो मैं ओडू के प्रोस्पेक्ट में ही मैं यहाँ पे बात करूँगा कि ओडू के बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं, और पिछले 3 वर्जन की बात करूँ 17, 18 और 19, अभी 19 वर्जन चल रहा है। तो ये तीनों वर्जन में काफ़ी सारी चीज़ें बदली हैं, काफ़ी फंक्शनलिटी में भी ऊपर नीचे हुआ है।
तो वो तो ओडू की वेबसाइट पे अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल है, रिलीज नोट भी अवेलेबल है, वीडियो भी अवेलेबल है। सबको पता है कि ओडू ने कौन कौन से ऐप्स दिए हैं, कौन से मॉड्यूल दिए हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आप उस डॉक्यूमेंट की गिटहब का जो डॉक्यूमेंट है उसको भी समझ सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट को भी आप रैग के माध्यम से अपने लोकली प्रोजेक्ट पे स्टोर करा के आप खुद के एमसीपी सर्वर भी बना सकते हो फॉर डेवलपर, फॉर एआई एजेंट। और आप दूसरी चीज़ भी बना सकते हो। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कुछ समय में कि क्या क्या चीज़ें आप बना सकते हो और उससे क्या बेनिफिट होगा। तो ये सारी चीज़ें, पर आज का जो वीडियो है वो मैं आपको बेसिक्स से ले जाता हूँ और थोड़ा बहुत टच करूँगा एडवांस साइड में, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि हर चीज़, हर कंटेंट पूरा एक ही जगह में एकत्रित करके बना दूँ और आपको दे दूँ। पर मैं कोशिश करूँगा कि इस एक वीडियो के माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ले पाऊँ और उसको आपको दे पाऊँ। ठीक है, तो मैंने इस प्रोजेक्ट को एक सेपरेट प्रोजेक्ट की तरह लिया है, लेकिन अभी के लिए मैं लोकल सेटअप की बात करता हूँ कि ज़्यादातर ओडू डेवलपर जो होते हैं वो क्योंकि मैं मैक मशीन यूज़ करता हूँ, पर उबंटू मशीन भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से एक वर्कस्पेस डायरेक्टरी बनाते हैं। और नॉर्मली जो लेगेसी सिस्टम ये था कि भाई एक वर्कस्पेस डायरेक्टरी बना दी और उसमें सारे वर्जन डाल दिए, 17, 18, 15, 16, 17 सबकी डायरेक्टरी बना दी, सबके आप कस्टम ऐप्स भी उसी में ही डाल दी और सब लाइन में आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो। ये लेगेसी ज़्यादातर मैंने यही देखा है। पर अब का जो टाइम आया उसमें आपको, क्योंकि हम एआई एजेंट में कंटेक्स्ट विंडो पे काम करते हैं, नो डाउट अभी तो जो 4.6 क्लाउड का यूज़ हुआ है उसमें तो 10 लाख तक की कंटेक्स्ट विंडो उन्होंने ऐड कर दी है। तो मतलब कंटेक्स्ट विंडो तो बहुत ही बड़ी हो चुकी है। लेकिन फिर भी एज अ टोकन आप किस तरीके से आप टू द फोकस रह सको और अपने आप को प्रॉपर वे से हैंडल कर पाओ, तो उसके लिए मैंने जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने लिए कुछ डायरेक्टरी बनाई है कि भाई मैं पुराने वर्जन में काम कर रहा हूँ तो 12, 15, 16 इस तरीके से वर्जन का वर्कस्पेस बनाऊंगा। अभी के वर्जन में काम करूंगा तो 17, 18 और 19। तो लेट्स से कि अभी का लेटेस्ट वर्जन ले लेते हैं 19 पॉइंट, ये मेरा वर्जन है, दिख रहा है ये वर्जन। अब इसमें आप देखोगे तो बहुत सिंप्लीफाइड है कि मैंने ओडू स्टैंडर्ड 19.0 की जो ब्रांच है उसे क्लोन करके यहाँ पे रख दी है। ये 19 की ब्रांच है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लॉग्स का एक फोल्डर बना दिया है कि ओडू की लॉग्स जो है वो यहाँ पे रहेगी। एक फोल्डर बनाया मैंने एक्स्ट्रा 19। अब ये एक्स्ट्रा 19 जो बनाया है वो एक सैंपल है, पर यहाँ पे एक्स्ट्रा 19 का मतलब ये हुआ कि आपके कस्टम प्रोजेक्ट्स, उसके मॉड्यूल आप यहाँ पे रखोगे। अब आप अगर एंटरप्राइज पे काम कर रहे हो और आपके पास एंटरप्राइज ब्रांच का एक्सेस है तो वो भी ब्रांच यहाँ पे आ जाएगी। और दूसरा ओडू की कन्फिग फाइल, और ये फाइल भी लगभग सबको पता होता है। तो हम इस प्रोजेक्ट में जाएंगे और मैं आपको क्योंकि मैं 2 एडिटर यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, एक यूज़ करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड और एक यूज़ करता हूँ एंटी ग्रेविटी। तो मैं आप लोगों को, डेवलपर को भी, सीनियर डेवलपर को अभी के लिए ये 2 आईडी प्रपोज करूँगा, आप यूज़ करो, ठीक है। पर जिनको अगर रैम का इशू आता है या जिनको पसंद नहीं है तो वो ओपन कोड जो CLI आती है उसको भी आप इंस्टॉल करके आप टर्मिनल में भी आप काम कर सकते हो। पर अभी के लिए मैं ये 2 एडिटर को कंसिडर करूँगा जिससे आप आपका काम चला सकते हो, ठीक है। तो मैं टर्मिनल चालू करूँगा और ये मेरा टर्मिनल आ गया और इसमें से मैं अब जा रहा हूँ, जो 19 का मेरा वर्क स्पेस है उससे मैं ऑन करूँगा, कोड डॉट करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा मेरे विजुअल स्टूडियो के कोड पे। अब ये जो कोड है, इस कोड को मैंने इसी स्ट्रक्चर में क्यों रखा, उस बारे में मैं थोड़ा बहुत बेसिक जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो भी स्ट्रक्चर मैं बनाऊँ वो एक फिक्स स्ट्रक्चर बनाऊँ और इसी को फॉलो करूँ और इसी को ही मैं एज अ प्री डिफाइंड रूल्स की तरह मैं ऐड कर दूँ। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि मैं जो और काम तो जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन इससे ये फ़ायदा होगा कि जो एजेंट हम यूज़ करेंगे, कोडिंग एजेंट, उसको एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर उसको मिल जाएगा
और वो फिर अपने आप वो चीज़ें करने लग जाएगा। तो कई सारा ऑटोमेशन हो जाएगा, यानी आपको मैन्युअली कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें अपने आप होगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 19.0 है और इसमें मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट लिया है, मैंने यूवी का लिया है, यूवी वर्चुअल एनवायरनमेंट, बट इट कैन बी एनी एनवायरनमेंट। यूवी फास्टर है इसलिए मैंने लिया है यूवी वर्चुअल एनवायरनमेंट, यू कैन इंस्टॉल इट। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये भी आप इसके रिलेटेड मैंने स्क्रिप्ट बनाई है और उससे रिलेटेड पूरे जो फाइल स्ट्रक्चर्स है उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं। पर वो तो इससे बनाई है कि ऑटोमेटिक हो जाए, लेकिन आप मैन्युअली भी बना सकते हो। यानी ये वीडियो से मैं समझा रहा हूँ तो कोई भी सीनियर डेवलपर ये चीज़ समझ जाएगा और वो बना सकता है कि उसको बेसिकली जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ओडू की 19 की, उसमें उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए कि मैं मेरा कॉन्फ़िगरेशन कर पाऊँ डीबी के फ़िल्टर का, और ये सारे ओडू के पैरामीटर्स हैं। ओडू की कॉन्फ़िग फाइल सबको पता है, दोज हु आर सीनियर डेवलपर उनको पता है कि इसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने एक ओडू 19 डेटाबेस का फ़िल्टर दे दिया है, यू कैन चेंज इट आउट, और मैंने जो पोस्टग्रेस का मेरे लोकल में चल रहा है उसका मैंने यहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल दे दिया है और कुछ नहीं है। अब इसके सिवाय और देखा जाए तो यहाँ पे अभी ये ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है इसमें। और लॉग फाइल है, यानी जब मैं ओडू सर्वर चालू करता हूँ तो मैंने ये लॉग फाइल का पाथ भी मैंने ओडू कॉन्फ़िग में दे दिया है, तो ये लॉग फाइल भी यहाँ पे इजीली होगी। दूसरा, मैंने जो नॉर्मली जब आप ओडू में डेटाबेस बनाते हो तो फाइल स्टोर भी बनता है। फाइल स्टोर मतलब जिसमें ओडू से रिलेटेड जितनी भी इमेजेस होती है, जो भी उससे रिलेटेड इमेजेस, जावास्क्रिप्ट की फाइल, अटैचमेंट, वो सारे एक फाइल स्टोर फोल्डर में सेव होते हैं। तो उसका भी मैंने पाथ यहीं पे दे दिया है, तो मैंने जो भी डेटाबेस बनाया है उसका फाइल स्टोर भी मैं यहीं के यहीं एक्सेस कर पाऊंगा, समझे। तो नॉर्मली लेगेसी में क्या होता है कि वो जो आपका सीक्रेट फोल्डर पाथ होता है, अब ये डेव एनवायरनमेंट है, ये प्रोडक्शन नहीं है। जो लोग डेवलपर लोकल डेवलपिंग करेंगे उनके लिए ये एनवायरनमेंट है। प्रोडक्शन के लिए तो आप डॉकर एनवायरनमेंट सेटअप करो या सर्विस एनवायरनमेंट सेटअप करो, वो जैसे चलता है वैसे चलेगा, कोई इशू नहीं है। पर ये डेवलपर एनवायरनमेंट, तो हर एक डेवलपर को एक यूनिक एनवायरनमेंट सेटअप कर देना है, ठीक है। दिस इज़ फिनिश। तो उसके बेस पे मैंने एक शेल स्क्रिप्ट बना दी है। ये शेल स्क्रिप्ट क्या करती है कि जो मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया है, इस फोल्डर स्ट्रक्चर पे अलग अलग मैंने शेल स्क्रिप्ट के फंक्शन बना दिए हैं कि वो ओडू सर्वर को स्टार्ट, स्टॉप, इंस्टॉल, अपडेट, टेस्ट, वैलिडेट, ये सब कुछ कर पाएगा। और ये मैं मैन्युअली भी हर डेवलपर करता होगा, मैन्युअली ओडू बिन से ओडू सर्वर चालू करके ये सारी चीज़ें वो करता होगा, क्योंकि ओडू के जो टर्मिनल कमांड है वो जब सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने एक शेल स्क्रिप्ट में कंबाइन करके रख दी है। क्यों की है, क्या ज़रूरत है इसकी? वो इसलिए ज़रूरत है कि ये जो शेल स्क्रिप्ट का कंटेक्स्ट है वो मैं एआई एजेंट को दे दूंगा, तो एआई एजेंट क्या करेगा, वो आसानी से ओडू को चालू भी कर देगा, आसानी से स्टॉप भी कर देगा, और अगर वो इंस्टॉल भी करेगा मॉड्यूल को तो वो इंस्टॉलेशन के बाद वो ऑटोमेटिकली एरर लॉग को भी ग्रैब कर लेगा और वो एरर लॉग इजीली स्टडी करके उसे फिक्स भी कर देगा और फिर से चालू करके, नहीं आपका पूरा लाइफ साइकिल बहुत आसानी से फिनिश हो जाएगी, इसलिए ये बनाइए। तो नॉर्मली मैं ये टर्मिनल में जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक टर्मिनल है और इस टर्मिनल पे मैंने ओडू सर्वर चालू किया। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ मैनेज करके मैं स्टार्ट कर दूँगा, बस ओडू सर्वर चालू हो जाएगा। और अगर मुझे साथ में एक और टर्मिनल ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं मेरा लॉग, ऑब्वियसली मुझे लॉग देखनी है तो मैं लॉग का टर्मिनल चालू करूँगा। तो लॉग का टर्मिनल मैंने चालू किया और वो भी मेरे पास लॉग फोल्डर है। तो इससे क्या होगा कि एआई एजेंट के पास सारा कंटेक्स्ट है, उसके पास ओडू की लॉग भी है, उसके बाद डेटाबेस, जो डेटाबेस का फाइल स्टोर है वो भी अवेलेबल है, सब कुछ एक ही फोल्डर में एक ही जगह। और मैंने यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर नहीं बनाए, बहुत स्पेसिफिक फोल्डर बनाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है रिलेटेड टू जो भी मैं एआई एजेंट यूज़ कर, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ VS Coder, तो वो github.github फोल्डर है, यहाँ पे आप देखोगे, जिसमें मैंने एजेंट स्किल्स अपडेट किए हैं। और ये सारी एजेंट स्किप है, ये एक मार्कडाउन फाइल है, इंग्लिश में मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई तुझे ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है। अब उसका एक रास्ता है जो क्लॉड और एंट्रोपिक ने, ये जो एक वे है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है क्लॉड की साइट पे, कि उसकी क्या बेस्ट प्रैक्टिस है। लेकिन आप इसको अपने हिसाब से
क्लाउड का मॉडल यूज़ करके जनरेट भी कर सकते हो। और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सीखने लायक है, जो हम सबको सीखनी चाहिए कि आप, और कई सारी स्किल तो ऑलरेडी अवेलेबल है एडिटर में। जब आप उसका एक्सटेंशन मैनेजर में जाओगे तो आप बहुत सारी स्किल्स को ऐड कर पाओगे विद इन द सेटिंग्स। तो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जब मैं चालू करता हूँ तो क्योंकि मेरे पास प्रो प्लान है, पेड प्लान है, तो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट की है कि वो प्री रिक्वेस्ट, प्रो रिक्वेस्ट कितनी ऐड करता है, ये सब आप भी ऐड कर सकते हो। लेकिन आप अगर एंटी ग्रेविटी यूज़ कर रहे हो तो एंटी ग्रेविटी आपको फ्री में आपको ये सारे मॉडल देगी, ठीक है। तो दोज हु डोंट वांट टू परचेज पेड प्लान दे कैन यूज एंटी ग्रेविटी एंड दे विल गेट ऑल द मॉडल। ज़्यादातर आई प्रिफर गूगल के मॉडल और क्लाउड 4.5 सोनेट और ऑपस, ये मॉडल मैं यूज़ करता हूँ कोडिंग में। बट यू कैन यूज़ एनी मॉडल, यू कैन यूज़ स्मॉल मॉडल आल्सो विथ रेफरेंस ऑफ जो स्किल्स हैं वो हमें अपडेट करनी जरूरी है। पर सबसे पहले बात ये होती है, क्योंकि एजेंट स्किल क्या है और इससे रिलेटेड आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन अभी मैं इसको स्पेसिफिकली मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कि स्किल है क्या। तो नॉर्मली क्या होता है, एजेंट स्किल एक तरीके का, आप एक प्री डिफाइंड रीयूजेबिलिटी पर्पस से आप रूल्स बना रहे हो, इंग्लिश में लिख रहे हो कि भाई तेरे को ये काम करना है और उसके लिए तुझे इस तरीके से ये स्टेप्स फॉलो करनी है, और तुझे चाहिए तो ये कोड में ये लाइब्रेरी अवेलेबल है, ये जगह है, यहाँ से तू ये चीज़ ले लेना, उसके लिए मैं उसको पाथ दे दूँगा। तो स्किल का मतलब ये है कि आप एजेंट को गाइड कर रहे हो कि भाई, और क्यों मैं गाइड कर रहा हूँ, एजेंट खुद नहीं अवेलेबल है, पर क्योंकि एजेंट की एक कंटेक्स्ट विंडो होती है और हम सब चीज़ उसको खुद दे देंगे, तो क्या होगा कि एजेंट कई बार कंटेक्स्ट विंडो में इंक्रीमेंटल वे से कन्फ्यूज़न बढ़ता है, तो आपको हेल्यूसिनेशन भी बढ़ ही जाएगा, मतलब रिजल्ट आपको जो एक्यूरेसी है वो कम हो जाएगी, डिग्रेड होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि स्किल के माध्यम से हम ये 3 लेवल में डेटा को लोड करते हैं। 3 लेवल में लोड क्यों करते हैं कि हम खुद भी ये चीज़ फॉलो करते हैं। कई बार हमारे घर में कई जगह हम चीज़ों को इस तरीके से ही रखते हैं कि सबसे पहले ऊपर, जैसे कि मेडिकल स्टोर में भी आप जाते होंगे, तो वो लोग मेडिसिन्स को ABCD के बेस पे वो लोग सॉर्ट कर देते हैं, और फिर उनको पता होता है कि सपोज़ ये मेडिसिन मुझे लेनी है तो यहाँ जाके मुझे ये सीक्वेंस में मैं ले लूँगा तो मुझे मिल जाएगी। तो उसी तरीके से स्किल भी इसी तरीके से है कि आप अलग अलग फोल्डर बना के जो भी प्रोग्रामिंग में आप स्किल यूज़ करना चाह रहे हो उसके अलग अलग फोल्डर बना दो। उन फोल्डर में जाके आप उसको 3 लेवल डिफाइन कर दो। पहला लेवल है मेटा डेटा लेवल, जिसे कहते हैं कि आप शॉर्ट में उसको समझा दो कि भाई ये जो काम है, ये स्किल तेरे को तब यूज़ करनी है, और उसको एक डिस्क्रिप्शन दे देना है कि इसी लेवल पे करनी है, तो उसे कहते हैं मेटा लेवल। दूसरा लेवल हुआ कि जहाँ पे आप पूरी स्किल को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताओ कि जब एजेंट को पता चल जाए कि नहीं अब मुझे इसकी ज़रूरत है, तो एजेंट को गाइड करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप पूरा डिटेल उसके एक ही फाइल में ऐड कर दो, तो उस हिसाब से आप फुल लेवल ऐड कर पाओगे। और लेवल 3 है जिसमें आप क्या करोगे, रेफरेंस फाइल और कोड की स्निपेट ऐड कर सकते हो। मतलब रेफरेंस फाइल की ज़रूरत क्या है कि आपने जो एक्सप्लेनेशन किया है, कई बार कुछ कॉम्प्लेक्स स्किल्स होती है जिसमें आपको एग्जाम्पल और प्रोग्रामिंग लॉजिक के साथ उसको समझाना पड़ता है एजेंट को, क्योंकि आपको उसी स्पेसिफिक में आप काम करते हो, तो उसी स्पेसिफिक में आप उसको कहना चाहते हो, तो आप लेवल 3 भी ऐड कर पाओगे। जैसे कि टेस्टिंग है, तो ओडू में हम टेस्टिंग करते हैं, तो ओडू की स्टैंडर्ड यूनिट टेस्टिंग भी है कि यूनिट टेस्टिंग में आप बना पाओगे। लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ XML RPC वाली स्क्रिप्ट, जिससे मुझे क्या होता है कि कोई भी वर्क फ्लो मैंने बनाया और उस वर्क फ्लो में यूनिट टेस्टिंग मुझे करनी है, तो मैं XML RPC स्क्रिप्ट बना देता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली ओडू में कनेक्ट होगा और वो सारी स्टेप्स फॉलो करके अंत तक पूरा फ्लो टेस्ट कर लेगा, पूरा 1 शॉट में। तो मेरी जो बैकएंड टेस्टिंग है और जो मैंने एनालिटिकल लॉजिक डिज़ाइन किया है वो आसानी से हो जाएगा। तो ये मेरा वे है, तो मैं उस केस में लेवल 3 भी यूज़ करूँगा। ओडू के रिलेटेड मैंने बात की। अब इसी चीज़ में आप देखोगे तो जो ज़्यादा डिटेल है वो ये है कि आप जो स्किल का डिस्क्रिप्ट, और ये जो मैंने है ये
बाहर से ही मैंने, बिकॉज आई फॉलो सम यूट्यूब रेफरेंसेस, तो थैंक्स टू सम आई थिंक मैं खुद फॉलो करता हूँ, मैं उस यूट्यूब रेफरेंस और उससे रिलेटेड जो डिटेल है, ये वीडियो जो है ये इससे रिलेटेड किसी को ज़्यादा जानना हो तो दे कैन यूज़ दिस वीडियो, और मैं ये डिटेल भी रख दूंगा, तो यू कैन गेट बेस्ट प्रैक्टिसेस अबाउट एंट्रोपिक। तो आप वो वीडियो इंग्लिश में है, आप देख सकते हो, वो आपके लिए। पर मैं उसको समराइज जो उसने समझाया है, उस बंदे ने बहुत ही अच्छा बंदा है और ये बहुत अच्छी तरीके से समझाता है हर चीज़ को, और मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। तो इस बंदे की डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मैं अभी उसमें ज़्यादा जाता नहीं हूँ टू सेव द टाइम। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि डिस्क्रिप्शन में आप YML फाइल भी यूज़ कर सकते हो और कोई भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप मिनिमल टोकन यूसेज से काफ़ी सारा कंटेक्स्ट विंडो बचा पाओगे। आप पूरा का पूरा स्किल एक साथ नहीं दे रहे, एजेंट को क्या दे रहे हो, छोटा डिस्क्रिप्शन के साथ दे रहे हो कि भाई तेरे को, अब वो डिस्क्रिप्शन से उसको पता चल जाएगा हेडिंग से कि मुझे अंदर जाना है या बाहर निकल जाना है, तो आपका काफ़ी सारा टोकन विंडो बच जाएगा। तो ये 3 फॉर्मेट में हमें देना है, और एजेंट क्या करेगा, क्योंकि हमने अलग से ही स्क्रिप्ट बना रखी है कि उसको स्किल लोड कैसे करनी है, कैसे रीड करनी है, तो उससे रिलेटेड आप रेफरेंसेस कोड बना पाओगे, और YML फाइल से के थ्रू वो ऑन डिमांड आपकी स्किल लोड भी कर पाएगा और आपको आसानी से उसके बेनिफिट भी मिल जाएंगे। तो क्या क्या बेनिफिट है, आपकी कंटेक्स्ट एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और आप कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो, आप पाइडेंटिक यूज़ करो, लैंगचेन यूज़ करो, क्रूए, कोई भी यूज़ करो। ये सारे फ्रेमवर्क जो हैं वो LLM मॉडल को ऑर्केस्ट्रेशन के लिए और उसमें से काम निकालने के लिए, आप जो भी एजेंट बनाने उसके लिए बेस्ट फ्रेमवर्क है। आप इनमें से कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं तो ओडू की बात कर रहा हूँ। तो ओडू के अंदर हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें मैं ओडू की स्किल्स मैंने ऐड की है, और वो सारी स्किल्स मैं आप लोगों से साझा करूँगा, शेयर करूँगा, और वो सारी शेयर करके आप लोगों को वो सारी जितनी भी स्किल्स हैं उसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो आपके लोकल वर्कस्पेस एनवायरनमेंट में। और विजुअल स्टूडियो का जो भी क्लाउड का मॉडल है या गूगल का मॉडल है, एंटी ग्रेविटी भी स्किल सपोर्ट करता है, विजुअल स्टूडियो भी करता है। आप अगर कोई CLI टूल यूज़ कर रहे हो तो वो भी स्किल सपोर्ट कर रहे हैं अभी। ओपन कोड और क्लाउड कोड ये ज़्यादातर बेस्ट है, और जेमिनी CLI है, ये है, तो ये ज़्यादातर हैं। इनमें भी उसको आपको सिर्फ जो फोल्डर स्ट्रक्चर उसका जो है वो फॉलो करना है, बाकी सारा चीज़ें तो अपने आप लोड हो जाएगी। तो आई थिंक स्किल का मैं ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, पर आप इसको गूगलिंग करके आप इस क्लाउड की जो साइट है उस पर इससे रिलेटेड ब्लॉग अवेलेबल हैं, उसमें आप जाके डिटेल में देख सकते हो, और ये डिटेल मैं आपके साथ साझा करूँगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके वहाँ पे जाके उससे डिटेल। अब मैं आ जाता हूँ बैक टू विजुअल स्टूडियो। तो आप यहाँ देखोगे तो मैंने जो स्किल बनाई है, तो ज़्यादातर बैकएंड्स हैं, उसमें 17 वर्जन 17 है, उसका मैंने कोडिंग स्टैंडर्ड बना दिया है, बहुत ही शॉर्ट में बनाया है, डिटेल में नहीं बनाया है। फिर मैंने ये भी कहा है कि एग्जिस्टिंग ओडू का जो मेरा पाथ है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे जो पाथ है, ये पाथ और ये पाथ अलग हो सकता है। तो ये जो स्किल मैंने बनाई है, ये स्किल 17 स्पेसिफिक वर्जन की है, तो ये फोल्डर में तो वो लोड होनी नहीं है। पर जब मैं 17 वर्जन के वर्कस्पेस पे काम करूंगा तो मुझे ये स्किल का जो पाथ है वो मुझे अपडेट करना पड़ेगा। ये आप कर सकते हो आपके हिसाब से, स्किल को पढ़ के आप जो भी, जहाँ पे भी पाथ है जो दिख रहा है, जिस पाथ पे आप काम कर रहे हो वो पाथ आपके हिसाब से अपडेट कर लेना। बाकी ओडू 17 की ऑफिशियल जो गिटहब रेपो है वो तो मैंने दे ही दी है यहाँ पे। उसी तरह कोडिंग स्टैंडर्ड जो 18 है वो भी मैंने अपडेट किया है। इसमें मैंने XML जो टैग है, RNG फाइल है जो ओडू स्टैंडर्ड सपोर्ट करता है, उससे रिलेटेड रेफरेंस भी दिया है। प्लस मैंने उसको ये भी बोला है कि ओडू 18 में क्या क्या चेंजेस हुए कंपेयर टू 17। उसके बाद मैंने 18 एग्जिस्टिंग की डिपेंडेंसी भी चेक करनी है, तो उससे रिलेटेड मैंने रूल्स बताया कि आपको कौन कौन से कोड को टच करना चाहिए, देखना चाहिए, जिससे आपको पूरा रेफरेंस मिलेगा। और 19 के कोडिंग स्टैंडर्ड भी हैं, जिसमें ज़्यादातर ये सारी चीज़ें सबको पता है कि लिस्ट व्यू जो है, चैटर आ गया है, SQL कंस्ट्रेंट को किस तरीके से लिखते हैं, JSON RPC आ गया, ये सारी चीज़ें हर सीनियर डेवलपर को पता है। तो वो इस हिसाब से इसमें और एनहेंसमेंट कर पाएंगे, मतलब आपको इसमें और कुछ भी ऐड करना है आपके हिसाब से ऐड करो,
कोई इशू नहीं है, तो यू कैन ऐड दिस स्किल। और द मेन कंसर्न इज, आप ऐप स्टोर पे अगर मॉड्यूल बना रहे हो तो ज़्यादातर सब लोग इंडेक्स फाइल बनाते हैं और स्क्रीनशॉट बनाते हैं, तो उससे रिलेटेड स्किल भी मैंने बना दी है कि उसको किस तरीके से। और मैंने एजेंट ब्राउज़र लाइब्रेरी यूज़ की, पर आप अगर एंटी ग्रेविटी यूज़ कर रहे हैं तो एंटी ग्रेविटी में भी क्रोम एक्सटेंशन है जो क्रोम में डायरेक्टली ओडू को चालू कर देगा, उसमें जाके टेस्ट करेगा, उसमें जाके स्क्रीनशॉट भी ले लेगा, तो इंडेक्स फाइल उसके थ्रू भी आप बना सकते हो। लेकिन ये जो मुझे एजेंट ब्राउज़र का जो पैकेज है वो ज़्यादा बेहतर लगा, और क्योंकि मैं जिन साइट को फॉलो करता हूँ उनसे मुझे रेफरेंस मिला, तो आई यूज़ इट एंड इट गिव्स अ बेटर रिजल्ट्स कंपेयर टू दैट, सो आई यूज़ दिस। बट ये भी ऑप्शनल है, आप एजेंट को बोलोगे तो वो ये स्किल यूज़ करेगा, अदरवाइज इट विल यूज़ अ स्टैंडर्ड स्क्रीनशॉट वे, और ये आप खुद भी बना सकते हो। पर इससे क्या होगा कि वो इवन मैंने जो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट की जो डेवलपमेंट के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट बनाना है उससे रिलेटेड स्किल भी यहाँ पे ऐड किया है कि वो जो भी आप रिक्वायरमेंट दोगे वो रिक्वायरमेंट को किस तरीके से, किस फॉर्मेट में वो डॉक्यूमेंट बनाएगा, उससे रिलेटेड पीआरडी राइटिंग की भी स्किल है। साथ में मैंने एजेंट ब्राउज़र स्किल जो है, जो उसको प्ले राइट टूल और ये सब, ये सारे आपको एमसीपी सर्वर टूल आपको आपके एडिटर में ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड और ज़्यादा डिटेल में हम आगे के वीडियो में जाएंगे बेस्ड ऑन फीडबैक, कि कई लोगों को ये चीज़ नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको भी कन्फिगर करेंगे फ्रॉम बेस कि किस तरीके से हमें कन्फिगर करना है। पर अभी जो है मैं आपको एजेंट स्किल्स से रिलेटेड बात कहूँगा कि ये स्किल्स आप बना के जैसे ही इसको आपके फोल्डर में ऐड कर दोगे तो आपके पास पूरा कंटेक्स्ट आ जाएगा कि एजेंट को क्या क्या चीज़ें करनी है, और यहाँ पे आप और फोल्डर पे ऐड कर पाओगे आपके हिसाब से। और यहाँ पे आप देखोगे जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वी एडेड YML फाइल एंड जो भी स्किल्स हैं उससे रिलेटेड मैंने जो भी स्क्रिप्ट्स हैं, जैसे कि उसको स्किल्स को टेस्ट करना है तो वो भी चेक कर लेगा कि ये जो स्किल्स हैं वो प्रॉपरली है या नहीं है, और आप वैलिडेट खुद ये स्क्रिप्ट रन करके आप आपके हिसाब से फोल्डर में चेक कर पाओगे कि सारी स्किल्स वैलिडेट हो गई हैं या नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्किल है उसके लिए हमने टूल ऐड किए हैं कि वो स्किल के टूल कौन कैसे ऐड करेगा, तो उससे रिलेटेड ये रेफरेंस फाइल है जिसमें से ये सारी स्किल्स लोड हो जाएगी। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एजेंट को गाइड करेगी कि उसको स्किल कैसे लोड करने हैं और मॉडल भी कैसे चूज़ करने हैं, उससे रिलेटेड भी मैंने आइडिया दिया। पर ये मैंने मेरे एजेंट से रिलेटेड दिया है। आई विल टेल यू दैट आल्सो कि मैंने किस एजेंट की मैं बात कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, तो वो ये है, वो उससे रिलेटेड। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये मार्कडाउन फाइल है कि agent.md और copilot instruction.md ये दो फाइलें इंपॉर्टेंट हैं। copilot instruction.md ये है कि आप ये गाइड करते हो लोकल कंटेक्स्ट को कि ये फोल्डर में क्या क्या रूल्स उसको फॉलो करने हैं, कौन कौन सी स्किल्स हैं जिसका वो यूज़ कर सकता है, और जो भी आपको स्टैंडर्ड्स चीज़ें आपको बतानी है आप इस फाइल में ऐड कर पाओगे। और ये agent.md है वो ज़्यादातर CLI भी डिटेक्ट कर लेता है और एंटी ग्रेविटी भी डिटेक्ट कर लेगा। फॉर कोपायलट इंस्ट्रक्शन इट स्पेसिफिक फॉर गिटहब कोपायलट, उसके लिए है, तो ये उसके लिए बना हुआ है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये जो स्किल्स हैं इसको आप, क्योंकि मैं जेमिनी अगर यूज़ करूँगा तो मैंने जेमिनी में वही फोल्डर स्ट्रक्चर कॉपी किया है, सेम कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ यहाँ पे हम कोपायलट इंस्ट्रक्शन की जगह हम agent.md यूज़ करेंगे और कुछ नहीं। अब आप अगर कोई कर्सर यूज़ कर रहा है तो वो डॉट कर्सर ऐड कर देगा, और कोई टूल यूज़ कर रहा है तो उससे रिलेटेड उसको फोल्डर स्ट्रक्चर में कंटेक्स्ट में स्किल ऐड करना है, और जो भी स्किल सपोर्ट करता है यू शुड यूज़ इट दैट विद दैट रेफरेंस। अब यहाँ पे मैं आपको अभी के लिए बताना चाहता हूँ कि हम किस तरीके से चेक कर पाते हैं। तो मैं आई कैन टेल दैट माई एडिटर कि कैन यू चेक फ्रॉम agents.md एंड लेट मी नो व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स यू हैव। तो मैं आई कैन वैलिडेट इट, इट विल easily find me all kind of skills which is available inside that, and then वो मुझे लोड करके बताएगा भी सही।
अब ये सारी स्किल्स हैं वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाई है, इट इज़ नॉट परफेक्ट, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है। तो इसको आप अपने हिसाब से इम्प्रूव करिए बेस्ड ऑन योर लर्निंग, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, क्योंकि सीनियर डेवलपर को ये सारी चीज़ें पता होती हैं, दे कैन ईजिली इम्प्रूव। तो यहाँ पे इसने मुझे ये सब बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ें ये अपडेट करेगा, ठीक है। इसमें वेबसाइट एजेंट भी आ गया और सब आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे एजेंट्स भी बनाए हैं। एजेंट्स क्यों बनाए हैं कि अगर मुझे कुछ माइग्रेशन का काम करना है तो मैं माइग्रेशन स्किल लोड करूँगा, 17 से 18, 19 जो भी कोड माइग्रेशन जिसे कहते हैं। अगर मुझे पीओएस से रिलेटेड कोई काम करना है तो मैंने उससे रिलेटेड स्किल बना दी है कि उसको पीओएस से रिलेटेड जो कोड का रेफरेंस है वो दे दिया है तो वो ले लेगा। कोई सर्वर साइड का काम है ओडू सर्वर साइड से, उससे रिलेटेड मैंने डिटेल दे दी है तो वो लोड कर देगा। कोई वेब रिलेटेड कोड है जिसमें मुझे OWL फ्रेमवर्क से रिलेटेड कुछ अपडेट करना है तो वो उससे रिलेटेड डिटेल मैंने अपडेट कर दी है। और वेबसाइट से रिलेटेड कुछ काम है तो वेबसाइट। तो इस तरीके से आप एजेंट के लिए भी स्पेसिफिक टास्क ओरिएंटेड स्किल भी आप लोड करा सकते हो और उसको बोल सकते हो। तो एजेंट के पास एक प्रॉपर एनफ कंटेक्स्ट होगा, उसको स्पेसिफिक नहीं, आपको डिटेल में बोलना नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट ले लेगा। सो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर सीनियर डेवलपर टू यूटिलाइज। अभी मैं आपको यही चीज़, क्योंकि मैं 19.0 का ये मैंने एक ब्लैंक फोल्डर बना के रखा है, लेकिन मैं मेरा खुद का वर्क स्पेस भी आपको बता देता हूँ। देखिए आप ये मेरा वर्क स्पेस देख रहे हैं जिसमें मैंने एंटरप्राइज का कोड भी रखा है, मैंने 19.0 का कोड भी रखा है। दिस ऑल आर माई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स, एक्स्ट्रा एड-ऑन्स। मैंने फ्लटर की मोबाइल ऐप भी बनाई है, तो फ्लटर की भी स्किल मैंने ऐड की है कि फ्लटर, क्योंकि मुझे फ्लटर मोबाइल ऐप से रिलेटेड डिटेल नहीं पता थी, लेकिन आई लोडेड दैट स्किल आल्सो कि फ्लटर की प्रोग्रामिंग है वो कैसे होगी, और वो डार्ट फाइल से रिलेटेड ओडू 19 बैकएंड में और फ्लटर मोबाइल ऐप फ्रंट एंड में उससे रिलेटेड स्किल मैंने मेटा डेटा और जो फॉर्मेट मैंने आप बोला उसको टेस्टिंग कैसे करनी है, स्ट्रेटेजी करनी है, वो भी मैंने बना दी। तो इट फॉलो a Flutter mobile app within the system and I am already using that, but I have a MCP server for that. By the way, मैं अगर यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, I will show you, because anti-gravity is completely free and anybody can use it. I prefer you should use this, क्योंकि Flutter mobile framework है वो गूगल का है, तो you should use Google model, which is my preferable choice, क्योंकि गूगल के पास जो डार्ट का जो MCP सर्वर है उसमें आप इस चीज़ को बहुत आसानी से कॉन्फ़िगर कर पाओगे, ठीक है। तो ये उसके सेटिंग्स है, लेकिन आपको ज़्यादातर मेरे हिसाब से मैं आपको यहाँ पे MCP सर्वर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो देखो MCP स्टोर्स ऑलरेडी इसका है अवेलेबल, पर आप यहाँ पे जब आप डार्ट में जाओगे तो ये डार्ट का MCP सर्वर है वो फ्लटर डेवलपमेंट के लिए बेस्ट है, तो मैंने इंस्टॉल कर दिया है। दोज हु वांट टू यूज़ फायरबेस, तो फायरबेस का भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, जो आपको मल्टीपल, पर इससे रिलेटेड डिटेल मुझे पता नहीं है तो आई डिड नॉट इंस्टॉल। बट समवन फ्रॉम फ्लटर डेवलपर, मेरा जो डेवलपर है उसने मुझे बोला कि आप फायरबेस से काफ़ी कुछ कर सकते हो, तो लेटर आई विल इंस्टॉल इट। बिग क्वेरी, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ये तो एग्जिस्टिंग है, पर आप खुद का भी कस्टम MCP सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन भी कर पाओगे, जैसा कि मैंने किया है। तो ये गूगल प्लेटफॉर्म है, हगिंग फेस, आई यूज़ सो मैनी हगिंग फेस रिलेटेड पार्ट, मेरे पास हगिंग फेस के स्पेस भी पड़े हुए हैं जिसके थ्रू मैं इमेज भी क्रिएट कर सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने ऐड किया है। मेरे पास MCP डीप विकी मैंने इससे यूज़ किया है क्योंकि डीप विकी विल गिव मी अ फ्री गिटहब पे इंडेक्सिंग हर प्रोजेक्ट की, यानी ओडू का भी कर रखा है और सिक्वेंशियल थिंकिंग। तो ये मैंने MCP सर्वर मेरे हिसाब से किए हैं, और ये सारे MCP सर्वर आप MCP की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें आप जो MCP का जो स्टैंडर्ड है कि आप HTTP का स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हो, NPX का, और जो एडिटर यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से आप इसमें ऐड कर पाओगे और ये आपका लोड कर पाएगा। आई एम यूजिंग आर्कॉन कस्टम, अब ये मेरा खुद का है जिसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट लोड कर रहे हैं। अभी मैंने उसका डॉकर इंस्टॉलेशन रनिंग नहीं है, इसलिए ये मुझे बता नहीं रहा है। बाकी आर्कॉन इज़ अ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, द पर्सन ऑफ विच हु आई फॉलो, जिससे मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपको आर्कॉन बताएगा। लेकिन ये अभी इस पे मैं फोकस डाइवर्ट नहीं करना चाहता, वेरी स्पेसिफिक टू नाउ, कि यहाँ पे आप आपका प्रोग्रामिंग आप देखेंगे
तो मैंने ये जितने भी मॉड्यूल्स बनाए हैं अपने, जैसे LLM प्रोवाइडर्स हैं, हगिंग फेस इंटीग्रेशन आ गया, इवन गिटहब कोपायलट की भी SDK है। यानी कोपायलट के जो मॉडल हैं, यानी कि आप यहाँ पे देखोगे ये जितने भी मॉडल कोपायलट आपको प्रोवाइड करता है, फ्री में प्रोवाइड करता है और पेड में भी प्रोवाइड करता है, इसकी भी SDK है। तो इसका SDK इंटीग्रेशन भी मैं कर पाया यूजिंग दैट। तो मेरे पास वो SDK इंटीग्रेशन मैंने कर दिया। दिस इज बिफोर 1 or 2 days वर्क। मैंने ब्लेंडर का इंटीग्रेशन भी किया है, बट दिस इज नॉट रिलीज येट। पर ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कर पा रहा हूँ, कई सारी ऐप्स हैं वो यू कैन फाइंड इनसाइड माई, वी ऑलरेडी हैव अ सेपरेट वेबसाइट। आप देखोगे कि vpcscloud.com मेरी वेबसाइट है, जहाँ पे यू कैन फाइंड ऑल दी एप्स अकॉर्डिंग टू द वर्जन। लाइक आप वर्जन 19 की एप्स भी फिल्टर आउट कर सकते हो, जिसमें वी ऑलरेडी इंटीग्रेटेड व्हाट्सअप इंटीग्रेशन इज़ डन। अब ये व्हाट्सअप इंटीग्रेशन फेसबुक API का नहीं है, इट इज़ रिलेटेड टू web.whatsapp वाला है, और QR कोड स्कैन करो, इंटीग्रेट करो सीधा। ये AI ब्लॉग पोस्ट, आप ब्लॉग उडू के जो भी ब्लॉग हैं वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे विथ रेफरेंस। और ये मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। इफ़ यू ओपन VPerfect CS वेबसाइट और आप देखोगे मैंने काफ़ी सारे ब्लॉग्स यहाँ पे जो बनाए हैं। ऑब्वियसली मैंने काफ़ी सारा कंटेक्स्ट विंडो पहले से ही उससे रिलेटेड डिटेल, उससे रिलेटेड कंटेंट मैंने प्रिपेयर किया, उसके बाद ये ब्लॉग बने हैं। और ये SEO फ्रेंडली है, इसमें डेमो URL और सब कुछ लिंक है। तो VPerfect CS जो वेबसाइट है मेरी, जिसमें सारे ब्लॉग्स हैं, आई एम ऑलरेडी यूजिंग दिस फॉर माई ओवन सेल्फ। यूनिवर्सल AI एजेंट, दिस इज Pydantic AI फ्रेमवर्क इंटीग्रेशन व्हाट आई डिड इट। फिर मल्टी एजेंट SQL क्वेरी जनरेशन के ये जो हमने यूज़ किया, ये काफ़ी स्टार्टिंग का पॉइंट है, बहुत ही स्टार्टिंग में हमने ये मॉड्यूल बनाया था, जिसमें लामा इंडेक्स का यूज़ करके हमने SQL क्वेरी जनरेट करके वी ग्रैब द कंटेक्स्ट फ्रॉम द odoo LLM प्रोवाइडर विच इज़ अ बेस, बट आई एडेड अनदर LLM प्रोवाइडर। आप देखेंगे कि मैंने हगिंग फेस का LLM प्रोवाइडर इंटीग्रेशन भी कर दिया और कोपायलट का भी कर दिया है। द कोपायलट इंटीग्रेशन विल लोड मी, इट लोड्स ऑल दी SDK विच इज़ अवेलेबल पाइथन बाय द SDK। अब इससे रिलेटेड जो डॉक है PRD क्रिएशन है, जैसे कि ये जो मैंने PRD बनाई, ये PRD मैंने बना के आई गिव दिस PRD यूजिंग माई स्किल्स। दिस मॉड्यूल इज जनरेटेड इन 30 minutes, 30 minutes to 1 hour। पर मॉड्यूल तो बन गया, पर उसको वैलिडेट करना, उसके कोड को वैलिडेट करना है ना। जो मॉड्यूल बनाया उसने जो इनहेरिटेंस किया कि नहीं किया प्रॉपरली, जो पेरेंट यूजबिलिटी की या नहीं की, उसको रिव्यू करने में उसके लिए आपका इनपुट्स लगेगा। पर दोज हु हैव अ 5+ year एक्सपीरियंस ऑफ odoo डेडिकेटेड डेवलपर, they can easily do this part. It's not take much time for them. But ये जो even you can see the index file is also created automatically. ये सारी चीज़ें जो स्किल मैंने लोड किए हैं, वो स्किल से ही ये सब बना है। जो स्किल मैंने गाइड किए हैं उसके बेस पे बना है। इवन आई इंटीग्रेटेड पैथोल इंटीग्रेशन जो मॉडल है उसका इंटीग्रेशन भी किया है। इवन आई इंटीग्रेटेड विथ व्हीकल डिटेक्शन सिस्टम, दैट इज़ आल्सो इम्प्लीमेंटेड। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो भी इम्प्लीमेंट, इवन मेरे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों का यूज़ कर रहा हूँ, विच इज़ वेरी यूजफुल। सो आई विल ऐड द डिटेल साइड ऑफ दिस। ये जो स्किल्स हैं, आप ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर जो बनाया है, आप इस तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर बनाइए, 19 का, 18 का, 17 का, 16 का, 15 का, 13 का, 12, वॉट एवर वर्जन यू आर यूजिंग, उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर वे से डिफाइन कीजिए। डोंट ऐड सो मैनी थिंग इनसाइड अ सिंगल फोल्डर, और बेस्ड ऑन दैट प्रिपेयर अ स्किल। उस जो और आप जिस तरीके से काम करते हो, डेवलपर हैव देयर ओन स्टाइल ऑफ वर्क, उस हिसाब से आप खुद की स्किल्स भी बना सकते हो। दोज हु हैव अ क्लॉड प्लान, जिनके पास क्लॉड $100 मैक्सिमम प्लान है या जो भी प्लान है, Claude inbuilt provide a co-work plan where they will allow you to create all the skill out of the box. वो खुद बना के, और इवन आपकी स्टाइल भी उसमें ऐड करके आप कस्टम स्किल भी बना सकते हो। ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और बिल्कुल ही आप अपने हिसाब से claude.com में जाके भी बना सकते हो।
गूगल से भी बना सकते हो, चैट जीपीटी से भी बना सकते हो, दिस ऑल थिंग। बट आई सजेस्ट यू कि जब आप स्किल बनाओ तो ऐड इट इन लेवल ऑफ 3 लेवल में बनाओ। कि सबसे पहले वो मेटा डेटा के बारे में आपको गाइड करे कि सबसे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको हमें फोकस करना है, उन पॉइंट्स को, जिससे एलएलएम को पता चले कि मुझे अंदर ज़्यादा डिटेल में जाना है नहीं। जैसे हम खुद भी ऐसा करते हैं कि हेडलाइन दे देते हैं अपनी फाइल में, बहुत सारी फाइल्स से होती है, तो उसमें हेडलाइन देते हैं कि ये मेरी बिल्स की फाइल है, ये मेरी इस एम्प्लॉय रिलेटेड फाइल्स हैं, ये तो वो हेडिंग दे देते हैं। तो वो हेडिंग से हम सर्च कर पाते हैं कि मुझे पहले कौन सी फाइल लेनी है। तो एलएलएम मॉडल को भी आप इसी स्ट्रक्चर में स्किल बना सकते हो कि भाई आपको पहले मेटा दे देना है, फिर आपको पूरी स्किल लोड करनी है, और फिर आप एक्स्ट्रा रेफरेंसेस उसमें ऐड कर पाओगे। तो इस तरीके से आप आपका काम बहुत आसानी से बना पाओगे। और आई गेस जो आज का एजेंडा था उस हिसाब से आई गेस इट इज़ जो मैं कवर करना चाहता ये हो चुका है। पर जहाँ तक मैंने बोला था कि फ्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कर पाते हैं, दोज हु हैव अ फ्रेशर दो हैव अ क्वेरी, उन लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि वो लोग अगर वाइब कोडिंग करेंगे, सीधा सा कोडिंग करेंगे और उसको समझे बिना प्रोवाइड करेंगे, तो इट विल गिव देम अ लॉट ऑफ रिस्क, उनको बहुत सारी रिस्क हो जाएगी। तो उस हिसाब से मैं ऐसा मानूंगा कि जो फ्रेशर हैं उन लोगों को लर्निंग का प्रोसेस वही रहेगा कि उन लोगों को ओडू का जो बेसिक रेपो है वहाँ से चालू करना है, कुक बुक्स डाउनलोड करनी है। लेकिन उन कुक बुक्स को आप नोटबुक एलएलएम गूगल में डाउनलोड करो, उससे रिलेटेड पॉडकास्ट बनाओ, उससे रिलेटेड समराइजेशन करो, लर्निंग में एआई का यूज़ करो। और जो भी मॉड्यूल बनाओ खुद से बनाओ, डोंट यूज़ एआई। एआई का यूज़ सिर्फ स्कैन फोल्ड में यूज़ करो। स्कैन फोल्ड कमांड ओडू ऑलरेडी देता है, आप स्कैन फोल्ड कमांड से पूरा ओडू का स्ट्रक्चर बना सकते हो इन सिंगल शॉट, तो वो करो। लेकिन जो स्पेसिफिक डिटेल है, जैसा कि अगर मैं किसी मॉड्यूल में जाता हूँ, ये मैंने खुद का मॉड्यूल बनाया, मान लो लाइव चैट का, तो ये जो भी मैंने क्लास बनाई है, ये क्लास है वो ओडू के मेन फ्रेमवर्क में से लोड हो रही है कि ओडू में से मैं मॉडल और एपीआई लोड कर रहा हूँ, odoo.exception में से यूज़ कर रहा हूँ ये सारी क्लास। तो ये सारी क्लासें कैसे बनी है, क्या है इनका यूज़ केस, वो टेक्निकली जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए तो आपको ओडू का जो फ्रेमवर्क है, जो ORM है, OSV है, मॉड्यूल्स में जो रजिस्ट्री है, किस तरीके से रजिस्ट्री बनती है, ORMs के किस तरीके से फील्ड्स से रिलेटेड डिटेल हैं, कितनी टाइप की फील्ड्स ओडू सपोर्ट करता है, इवन आप मॉडल्स क्लास जो होती है वो कैसे बनती हैं, और ओडू ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑल फ्रेमवर्क इन डिटेल इनसाइड द कमेंट। तो ये सारी चीज़ें फ्रेशर को पढ़नी चाहिए, डिटेल में जाना चाहिए। अंदर घुस के जब तक चीज़ों को ट्रेस नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट नेवर लर्न। तो डोंट यूज AI एजेंट डायरेक्टली फॉर द फ्रेशर हु आर अंडर 2 year ऑफ एक्सपीरियंस और 1.5 year। यू शुड फिनिश फर्स्ट लर्निंग साइड, डू योर सेल्फ वर्क, पहले पूरा फिनिश कर लो, फिर यू शुड यूज़ दिस फ्रेमवर्क। व्हाट आई यूज़ इट, मिनिमम आप 2.5 साल का एक्सपीरियंस आपका हो जाता है तो यू कैन यूज़ दिस फ्रेमवर्क। बट जो चीज़ आपको नहीं आती तो यू शुड लर्न फर्स्ट, देन डू अ प्रोग्रामिंग इन AI। तो उससे क्या होगा, आप QA अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस तो करना ही करना है। इवन जो एनालिटिकल स्किल्स है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसे समझना, उसे अच्छे ढंग से समझ के मैप करना, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनाना और उस डॉक्यूमेंट को अच्छी तरीके से मैप करना, इसके लिए तो बंदे पर्सनली उनको इन्वॉल्व होना ही होना है। पर उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में जो PRD डॉक्यूमेंट बनाना है उसमें आप AI का हेल्प ले सकते हो फटाफट का। और इवन द क्लाउड कोवर्क विल डू ऑल डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग। तो कोवर्क का प्लान जिसके पास हो, ये सारी चीज़ें बहुत फास्ट हो जाएगी। तो कोवर्क प्लान गिव यू ऑल द प्रोडक्ट। तो एक बंदा इस अ काइंड ऑफ आयरन मैन के, आयरन मैन के पास सारे अलग अलग टूल्स हैं, उनका यूज़ करके वो उड़ भी पाएगा, काम भी कर पाएगा, लड़ भी पाएगा। तो एक बंदा काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर सकता है। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बनाने बहुत आसान हो गए हैं, आप मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बहुत आसानी से बना सकते हो, उसको टेस्ट कर सकते हो, रन कर सकते हो। लेकिन अंत में उसको प्रोडक्शन में ले जाने के लिए आपको मैनुअल टेस्टिंग और रिलेटेड फीडबैक विल बी रिक्वायर्ड। बट वो इससे आपका समय मर्यादा आपकी काफ़ी सारी बच जाएगी। इसलिए मैं सजेस्ट ऐसा ही करूँगा कि जो फ्रेशर हैं उन लोगों को ये फ्रेमवर्क डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है। दे शुड फॉलो ऑल द स्टैंडर्ड वर्क फ्लो, बट आई विल
prepare a separate video for that also. So those who are fresher, who are looking for that, I will put my description detail over there. Put a comment, subscribe me and give me your feedback. आपको चाहिए और डिटेल में, do you want me to prepare a specific video for that? Tell me about that. मुझे बोलिए, तो मैं फिर उसका अलग से मेरे वीकेंड में प्लान करूँगा और मैं उसका वीडियो बनाऊँगा. So that's it. Thank you very much. Or I guess you will like it out. Subscribe me, follow me or give your feedback. Feedback is very much important. आप मेरी क्रिटिसाइज़ भी करोगे तो भी मैं आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, मैं उसे और इम्प्रूव करूँगा. मैंने अभी तक इंग्लिश में वीडियो बनाए लेकिन मैं हिंदी में भी बनाऊँगा जो मेरी खुद की बात. इवन मैं गुजराती में भी बनाने को रेडी हूँ बिकॉज आई नो दैट रीजन. तो आई विल प्रिपेयर, मैं कोई भी भाषा में वीडियो बनाने को तैयार हूँ. बट आई नीडेड अ फीडबैक एंड आई नीडेड अ फीडबैक फ्रॉम यू गाइस. Subscribe me, comment me and let me know what you want. I will prepare a video on basis of that. Thank you.